अब दोस्तों तेजर ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक और उसमें पढ़ा था मापन एवं मात्रक के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो ये है अपना सेकंड पार्ट और पहले हमने पढ़ा था मापन एवं मात्रक। ये पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। नया टॉपिक है अपना विद्युत धारा। ये है फिजिक्स का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये विद्युत धारा राजस्थान पुलिस या पटवार ग्राम सेवक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। चाहे कैसा भी कंपटीशन एग्जाम दे लो आप, विद्युत धारा के बारे में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपको परिभाषा लिखी हुई मिलती है और चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये परिभाषा किसकी है। जैसे आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको, आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं। अब इसमें आपके चार ऑप्शन आ गए, विद्युत धारा, केवल धारा, विभव और विभवांतर। तो आपको पता होना चाहिए कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं विद्युत धारा की परिभाषा पूछ जाती है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और आपके ऑप्शन आ गए आवेशों के प्रवाह की दर या करंट प्रवाह या और कुछ नाम दे दिए जाते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा होती क्या है। विद्युत धारा होती है आवेशों के प्रवाह की दर। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर तो विद्युत धारा हो गई, मगर विद्युत धारा है इसको मापा कैसे जाता है। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मापन एवं मात्रक करना चाहिए सभी का। अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी भौतिक राशि का हम मापन नहीं कर सकते तो उस राशि के बारे में हम कुछ भी नहीं जान सकते कि ये इसकी मात्रा कितनी है या इसका क्या मात्रक होगा। तो विद्युत धारा हमने पढ़ा था कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो मूल मात्रकों में पढ़ा था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, उसमें पढ़ा था कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका प्रतीक होता है कैपिटल एच। अब ये भी मैंने बताया था कि कैपिटल ए क्यों लिखा है यहाँ पर, स्मॉल ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि विद्युत धारा के बारे में जो भी जानकारी हमें मिली है वो जानकारी किसने दी, वो दी अपना वैज्ञानिक था एम्पियर नाम का, उसने बताया था विद्युत धारा के बारे में। इसलिए नाम क्या है वैज्ञानिक का, एम्पियर, और जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, पहला अक्षर ए है, इसलिए कैपिटल ए का प्रयोग किया गया है। अब अगर पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक तो चलो एम्पियर हो गया, और विद्युत धारा को मापा कैसे जाता है या ऐसा कौन सा यंत्र है, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके अंदर हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस यंत्र को कहते हैं अमीटर। दो नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ऑप्शन में आते हैं कि अगर अमीटर दिया हुआ है तो भी आपका राइट है, या कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है एम्पियर मीटर। अमीटर और एम्पियर मीटर दोनों सेम ही है। ठीक है, अब विद्युत धारा तो हो गई, इसमें एक नाम आया है आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले आवेशों के बारे में जानना भी जरूरी है कि आवेश क्या होते हैं। आवेश आपको पता है, आवेश को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। कोई भी वस्तु ले लो आप, चाहे कैसी भी वस्तु ले लो, उस पर अगर आपको पूछा जाता है कि ये जो वस्तु है इस वस्तु पर आवेश है या नहीं है, तो आपको बताना है कि इस वस्तु पर आवेश है। चाहे कैसी भी वस्तु हो, सभी वस्तुओं पर आवेश होते हैं।
मगर ये हम नहीं बता सकते कि इस पर धनावेश कितने हैं, ऋणावेश कितने हैं। आवेश तो होता है और साधारणतः हर एक वस्तु पर आवेश होता है, चाहे कैसी भी वस्तु। मान लो हमारे पास में ये एक चौक है। अब इस चौक के अंदर क्या है, आवेश तो है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मगर अगर पूछ लिया जाता है कि कोई भी वस्तु है, उसका आवेश हमें पता नहीं चलता है, या हमें ऐसे भी पता नहीं चलता कि ये आवेशित है या नहीं है, उस स्थिति में इस वस्तु का कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। यानी देखने के लिए अगर कोई भी वस्तु है वो धनावेशित भी नहीं है और ऋणावेशित भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसका कुल आवेश 0, कुल आवेश शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ, कुल आवेश शून्य का मतलब हुआ कि इस वस्तु पर 4 धनावेश और इस वस्तु पर 4 ही ऋणावेश है। यानी जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है। अब प्लस के 4 है, माइनस के 4 है, तो आपने गणित में पढ़ा होगा कि प्लस का 4 माइनस के 4 बराबर कितने हो गए, शून्य होता है। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा कितने होते हैं, शून्य। अगर उस वस्तु को आवेशित नहीं किया हुआ है और अगर किसी वस्तु को आवेशित कर देते हैं तो उस पर क्या है, ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि हम जब नहाते हैं, नहाने के बाद में अगर बालों के अंदर ऑयल या तेल नहीं लगाते हैं और कंघा करते हैं, तो कुछ देर कंघा करने के बाद में क्या होता है, कंघे को हम जैसे ही बालों के पास में लेके जाते हैं और बाल क्या होते हैं, कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना कंघा है और यहाँ पर बाल है, इन बालों के अंदर कंघा किया है। कंघा करने का मतलब क्या हुआ कि कंघे को बालों के संपर्क में लेके आए, या क्या हुआ, कंघा और बाल दोनों के मध्य क्या हुआ, घर्षण। घर्षण के कारण क्या हो गया, आवेशों का स्थानांतरण। तो कुल मिला के आपको इतना ही याद रखना है कि आवेशों को उत्पन्न कैसे किया जाता है। कोई भी वस्तु है, कुल आवेश तो आपको पता है कितना है, शून्य है, ठीक है। अब शून्य आवेश तो है, मगर इस वस्तु को हमें आवेशित करना है। आवेशित कैसे करेंगे, आवेशित करने के लिए हमारे पास में एक पहली विधि है, वो होती है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। तो आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, घर्षण के द्वारा। घर्षण का मतलब तो समझते हैं आप, आपस में रगड़ना दो वस्तुओं को, जैसे कि बाल और कंघे को दोनों में आपस में घर्षण करवाया तो ये दोनों आवेशित हो गए। एक पर धनावेश आ गया, दूसरे पर ऋणावेश हो गया। अब अगर पूछ लिया जाता है कि ये बाल है जो कंघे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मान लो कि कंघे पर आपके धनावेश आ गए और बालों के अंदर ऋणावेश। अब बात आ गई कि इस पर धनावेश कैसे आए, ऋणावेश कैसे आए, ये तो आपको पता चल गया कि दोनों में घर्षण करवाया। यहाँ पर क्या है, पहले कंघे के अंदर 2 धनावेश और प्लस 2 ही ऋणावेश थे। यहाँ पर 3 ऋणावेश और 3 ही धनावेश थे। यानी पहले जब इन दोनों का संपर्क नहीं था, उस टाइम ये स्थिति थी कंघे की और ये थी बालों की, ठीक है। कंघे पर 2 प्लस के 2 माइनस के, यानी कुल मिलाकर कुल आवेश कंघे का कितना था, पहले कुल आवेश था इसका 0। बाल थे माइनस के 3 प्लस के 3, कुल आवेश 0। अब कंघा स्टार्टिंग में धनावेश भी नहीं, ऋणावेश भी नहीं, कुल आवेश 0 था। बालों पर कुल आवेश 0 था। अब करना क्या है कि दोनों को आपस में घर्षण करवाया। घर्षण करवाने से क्या हुआ कि यहाँ पर कंघे के ऊपर जो धनावेश था और जो ऋणावेश था, ये ऋणावेश क्या हुआ, ट्रांसफर हो गए बालों में। तो यहां से मान लो कि कंघे के अंदर 2 धनावेश थे, 2 ही ऋणावेश थे, तो यहां पर हुआ क्या कि धनावेश थे वो बढ़ गए, या बोल सकते हैं धनावेश थे वो 2 थे, ऋणावेश ट्रांसफर कर गया, इस साइड में चला गया, तो यहां पर ऋणावेश 1 गया, मान लो 1 ऋणावेश उधर चला गया बालों पर, बचा कितना, -1।
यहाँ पर भागों के ऊपर पहले कितने आवेश थे कि माइनस के 3 थे और एक माइनस का इस साइड से आ गया माइनस के 4 हो गए और पहले से धनावेश 3 थे। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने पर क्या होगा कि प्लस के 2 है माइनस का 1 है, कुल आवेश कितने हो गए पॉजिटिव, प्लस का 1 आवेश रह गया, यहाँ पर जोड़ दो तो माइनस का 1। ये अब आपको पता चल गया होगा कि कंगे पर तो मान लो धनावेश आ गया और बाजू पर ऋणावेश आ गया। और ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा चुंबक का एक टॉपिक था चुंबक, ठीक है। चुंबक में क्या होता है कि चुंबक को हम कभी कभी मान लो ये दो चुंबकें हैं, इनको हम आपस में पास में लेके आते हैं, कभी कभी ये क्या है चिपक जाती है, कभी कभी क्या है इन दोनों को पास में लेके आते हैं मगर ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्या कारण है उसका यही कारण है धनावेश और ऋणावेश वाला, या बोल सकते हैं उनके दो सिरे होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। जब समान प्रकृति के ध्रुव आपस में मिलाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के जब ध्रुव आपस में मिलाते हैं तो आकर्षण होता है। अब इनमें आकर्षण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या है धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है। धन आवेश और ऋण आवेश को दोनों आपस में चिपाएंगे तो चिपक जाएंगे। अगर यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर भी धनावेश होता और दोनों को पास में लेके जाते तो दोनों के मध्य क्या होता प्रतिकर्षण। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पर क्या है सजातीय आवेश है। सजातीय का मतलब समान ही जात के, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के आवेशों को पास में लेके जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। अगर यहाँ पर मान लो प्लस के रहेंगे दोनों, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, अब इन दोनों को पास में लेके जाएंगे तो भी प्रतिकर्षण ही होगा। यानी समान प्रकृति के आवेश हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा आकर्षण करते हैं। अब यहाँ पर आवेश ये प्लस का दूसरा अगर माइनस का है तो दोनों प्रतिकर्षण करते हैं। यही कारण है कि कंगे के पास में बाल जाते हैं, जैसे ही कंगे को पास में लेके जाते हैं तो बाल कंगे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों होते हैं पता चल गया? क्योंकि दोनों पर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, ठीक है। अब आवेश तो पढ़ लिए, दो प्रकार के हो गए, मगर आवेशों को मापना भी तो है, पिछले वीडियो में पढ़ा था मापन। तो अब आवेशों को मापते हैं तो आवेश की मात्रा तो हमें पता है कि चाहे 2 है 4 है, ये तो हमने मात्रा लिख ली, मतलब 2 आवेश है। अब 2 लिख लिया है क्या कि 2 आवेश, इतना ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 आवेश मात्रा है मगर मात्रक लगाना भी अनिवार्य। किसी भी वस्तु को अगर मापते हैं तो मापने के लिए क्या आवश्यक है? मात्रा प्लस मात्रक। तो ये तो हो गई अपनी मात्रा। अब मात्रक भी जरूरी है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। कभी कभी क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक होता है जिसे कैपिटल Q से दर्शाते हैं और इसका नाम होता है वो होता है कूलम्ब। यानी आवेशों के बारे में जो भी अध्ययन किया था वो किसने किया था कि एक वैज्ञानिक था कूलम्ब नाम का, उसने आवेशों के बारे में अध्ययन किया और हमें समझाया कि आवेश क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये सभी किसने बताया था? कूलम्ब नाम का वैज्ञानिक था, ठीक है। अब इसने बताया था आवेशों के बारे में तो बहुत मेहनत की थी, इसलिए क्या हुआ कि सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर सोचा कि कूलम्ब इतनी मेहनत कर रहा है आवेशों के बारे में जानने के लिए, तो क्यों न आवेशों के मात्रक इसके नाम पर ही लिख दें। तो आवेशों का मात्रक हो गया कूलम्ब। अब यहाँ पर कैपिटल Q क्यों लिखा ये भी आपको पता है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैपिटल Q या कैपिटल लेटर कब आता है, स्मॉल लेटर कब आता है? कैपिटल आता है कोई भी वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक के नाम पर अगर हम मात्रक लगाते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। तो कूलम्ब नाम का वैज्ञानिक था, इसके सम्मान में मात्रक भी आवेशों का कूलम्ब दे दिया और कैपिटल Q से दर्शा दिया।
ठीक है, तो अब आपको पता चल गया आवेश क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी परिभाषा कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो एक हमारे पास में चालक तार है, ये चालक तार है ए बी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये चालक तार है, चालक और अचालक तो आपको पता ही कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। साधारण सी भाषा में जिसमें करंट आता है वो तो होता है चालक, और जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है वो होता है अचालक। या बोल सकते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो तो होता है चालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता वो होती है कुछ चालक या अचालक, कुछ भी बोलते हैं। तो चालक है तार, इसमें क्या कर रहे हैं, इस सिरे पर हमने एक करंट का तार लगा दिया और इस सिरे पर हम छुएंगे तो हमें झटका लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि चालक तार है, चालक तार में अब आवेशों का प्रवाह कहाँ होता है, आवेशों का प्रवाह तो केवल चालकों में ही होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी और लोहा, और क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि निम्न में से कौन सी या कौन से पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का प्रवाह, या बोल दिया जाता आवेशों का प्रवाह। अगर विद्युत धारा का प्रवाह बोल दिया जाता तो आपको समझ में आ जाएगा कि करंट किस में चलता है, तब तो आपको पता है कि करंट किस में आएगा, तो आप झट से बता देंगे कि लोहे में आएगा। मगर आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है आवेशों का प्रवाह कौन सी वस्तुओं में होगा, 4 वस्तुएं हैं, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक और लोहा। आवेशों का प्रवाह किसमें होगा, तो आवेशों का प्रवाह उसी में होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालकों के अंदर। ठीक है, तो कोई भी चालक है उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। हाँ, तो समझ आ गई विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होते हैं, आवेश का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, आगे आते समझ में। अब आगे एक टॉपिक है, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि हमारे घरों के अंदर जो लाइट की फिटिंग की जाती है किस क्रम में की जाती है, लाइट फिटिंग कौन से क्रम में, तो क्रम में आपको पता नहीं है, तो क्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। एक तो होता है श्रेणी क्रम, संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम, संयोजन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, तो उसमें आपको आंसर देना है कि हमारे घरों के अंदर जो भी लाइट फिटिंग की जाती है वो हमेशा समांतर क्रम संयोजन में ही होती है। और अगर पूछ लिया जाता है कि हमारे जो भी शादी विवाह या कोई भी पार्टी वगैरह होती है, कोई भी उत्सव होते हैं, उसके अंदर जो भी लाइट का डेकोरेशन लगाया जाता है वो किस क्रम में होता है, तो लाइट डेकोरेशन हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर इतना ही है कि श्रेणी क्रम में जो भी लाइटें लगाई हुई होती है वो एक साथ जलती है, और एक लाइट को वहां से निकाल दिया जाता है तो सभी लाइटें बंद हो जाती है। यानी एक लाइट अगर खराब हो गई, उसको बाहर निकाल दिया तो सभी बंद। और समांतर क्रम में क्या होता है कि एक खराब हो गई तो होने दो, बाकी सब चलता रहेगा। तो घरों के अंदर जो भी लाइट फिटिंग होती है समांतर क्रम में, और जो भी डेकोरेशन वगैरह होते हैं वो होते हैं श्रेणी क्रम में। अब ये क्यों बताया, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, विद्युत धारा को किसमें मापते थे हम, विद्युत धारा को मापते थे अमीटर में, विद्युत धारा को अमीटर में मापते थे। अब अमीटर, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है और इस अमीटर को किसी भी परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, अमीटर जिसके अंदर एम्पियर मापे जाते हैं या विद्युत धारा मापी जाती है
उसको परिपथ के किस क्रम में लगाएंगे, उसको परिपथ के किस क्रम में लगाएंगे, हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। और एक होता है वोल्ट मीटर, नाम सुना होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर वोल्ट से दर्शाते हैं या इसे V लिखते हैं, यानी हमारी अगर कहीं पर चक्की लगी हुई है या साधारण ट्यूबवेल वगैरह होती है ना, तो उस पर दो घड़ियां लगी हुई होती है, उसमें एक में लिखा होता है A और एक में लिखा होता है B। देखा होगा आपने कि जहां पर जो भी ट्यूबवेल का सामान रखा हुआ होता है और उसमें दो घड़ियां लगी हुई होती है, एक तो A लिखा हुआ दूसरा B लिखा हुआ। A का मतलब होता है अमीटर और B का मतलब होता है वोल्ट मीटर। तो एक में वोल्टेज दिखाई जाती है, एक में एम्पीयर दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये A वाली जो अमीटर है वो हमेशा श्रेणी क्रम में, B वाला समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये था अपना विद्युत धारा के बारे में कुछ। अब आगे का जो भी है विद्युत धारा का या आगे का जो भी टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।